बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर ट्रायंगल लॉ और उसकी डेरिवेशन को देख लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रायंगल लॉ और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम लोग इसे कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे हम लोगों ने पहले, मैं एक बार रिजल्ट लिख देता हूँ ताकि रिजल्ट सबको ध्यान रहे। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये रहा मेरा ए वेक्टर, ये रहा मेरा बी वेक्टर। मतलब ये दो वेक्टर हैं और इनके बीच का एंगल थीटा। ध्यान रहे, मैंने इनको टेल से टेल जोड़ा है, टेल से टेल। तो जब भी हम टेल से टेल जोड़ते हैं तो एंगल उनके बीच में बनता है। ये दो वेक्टर हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रिजल्टेंट निकाल रहा है। तो हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ कैसे बनाया था, यहाँ तो मैंने टेल से टेल जोड़ा है। ट्रायंगल लॉ के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, ये रहा मेरा फर्स्ट वेक्टर, ये रहा मेरा सेकंड वेक्टर, और जो मेरा रिजल्टेंट था, तो ध्यान रखना है कैसे बनाना था। फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल, सेकंड वेक्टर का फाइनल, और इसको जोड़ दिया हमने ऐसे। ये रहा आर वेक्टर। हमेशा याद रखना, ये जो रिजल्टेंट का एरो होता है वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पर ऐसे इनिशियल से फाइनल जोड़ना होता है। इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था उसको हमने ऐसे लिखा था, है ना। ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और इसका वह फॉर्मूला निकल कर आया था अंडर रूट में। मेरे पास जो मेरा फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, प्लस 2 टाइम्स पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। हमने पिछले वीडियो के अंदर इसकी डेरिवेशन देखी थी, और हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखे थे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने बोला कि मेरा जो रिजल्टेंट है वो बना रहा है अल्फा एंगल ए वेक्टर के साथ। ये बहुत ध्यान रखना है। मैंने बोला कि मेरा जो रिजल्टेंट है वो पहले वेक्टर यानी ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस अल्फा को लिखने का स्टाइल क्या था, tan अल्फा। अब मुझे बताओ ये अल्फा एंगल किसके साथ बन रहा है, ए के साथ बन रहा है। तो नीचे आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ध्यान रहे, अगर मैंने ये लिखा या मैंने ये लिखा, दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस दूसरा वेक्टर बी और इसके साथ कॉस थीटा, और ऊपर बी और इसके साथ साइन थीटा। याद करने का तरीका क्या है कि ऊपर साइन नीचे कॉस, तो साइन बाय कॉस क्या बनेगा, tan बनेगा। अब अल्फा देखना किसके साथ बन रहा था, ए के साथ, तो नीचे ए लिखना है फिर बी लिखना है। अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बीटा एंगल बना रहा है विद बी वेक्टर। पहले मैंने बोला कि मेरा रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा रिजल्टेंट जो है वो दूसरे वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो इस बीटा को लिखने की कोशिश करते हैं, tan बीटा। चलो, अब तरीका क्या था, लाइन खींच दी। अब मुझे बताओ ये बीटा एंगल किसके साथ बन रहा है, बी के साथ। तो सबसे पहले लिखेंगे बी, फिर प्लस। अब कौन बच गया, ए। तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, ऊपर आएगा साइन थीटा, और इसके साथ ए लिखा है तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। देखा आप लोगों ने तरीका। अगर आपको किसी भी वेक्टर रिजल्टेंट ए के साथ, बी के साथ, किसी के साथ भी अगर उसका एंगल लिखना है तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होना चाहिए, मैंने बस थोड़ा सा तरीका बता दिया याद करने का। ओवर द टाइम जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना तो ये आपको एकदम याद हो जाएगा, है ना, आपकी मेमोरी के अंदर ही सेव हो जाएगा। ठीक, इतना तो हमने कर ही लिया था। अब हम लोग इस रिजल्टेंट के फॉर्मूले में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इस एंगल के थ्रू। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ 8 से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं। सबको बहुत पेशेंसली ध्यान से समझें। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना, फिर हम लोग पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाना इंपॉर्टेंट पॉइंट 1। मैं अभी इस फॉर्मूले को रहने दे रहा हूँ, है ना, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हटा देंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो बेटा, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको तुम्हें याद रखना है। याद रखोगे तो सवाल के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट लग जाएगा, बार बार तुम्हें ये सब करना नहीं पड़ेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा या डायग्राम कैसा बनेगा, ये रहा मेरा फर्स्ट वेक्टर और इसी के ऊपर आ गया है मेरा सेकंड वेक्टर, ऐसे।
मैंने दोनों वेक्टर का एरो छोटा बड़ा बनाया है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है। या ऐसे बनकर आ जाए कि ए वेक्टर ऐसे आ जाए और बी वेक्टर ऐसे आ जाए। इन दोनों केसेस को बेटा बहुत अच्छे से समझ लेना। इन दोनों केसेस में इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0। शायद इसी को हम लोग पैरेलल कहते हैं, ये भी पैरेलल है ना। तो 0 डिग्री वाले ये दोनों केस बनते हैं। कभी भी ऐसा डायग्राम दिख जाए, मान लो कोई दो फोर्स दे रखा हो, 10 न्यूटन 20 न्यूटन और एरो सामने सामने है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो मुझे बताओ cos 0 डिग्री कितना होता है बेटा? सर 1 होता है। चलो अब मैं इनका रिजल्टेंट लिखने जा रहा हूँ। बेटा ध्यान रखना, ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। और फॉर्मूला क्या है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, लिखने का तरीका अलग अलग है सेम। तो नोटिस करो, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट के बाहर निकल कर आ जाएगा कितना? a प्लस बी। तो कभी भी आपके सामने अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट उनको ऐड कर कर। आई रिपीट, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट उनको ऐड करके। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। अच्छा, इसी चीज को ध्यान समझना बेटा, रिजल्टेंट की अगर मैंने तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली, यानी किसी भी दो क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब उनको ऐड कर दोगे। तो बेटा पहले केस को समझने के कितने तरीके हो गए? दो वेक्टर में 0 डिग्री का एंगल हो, या डायग्राम ऐसा हो, या डायग्राम ऐसा हो, या तुमसे रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे। इन सभी केस में डायरेक्ट हमें क्या करना है? दोनों का एडिशन करना है। ठीक है सर, चलो तो यहीं पर लगे हाथ। तो केस नंबर 2 भी देखते हैं। अगर इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का बेटा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा? तो मान लो एक वेक्टर इस तरफ और मेरा दूसरा वेक्टर इस तरफ। ध्यान से देखो, अब दोनों का मुंह आमने सामने है, एक वेक्टर इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देखो ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो कभी भी हमारे पास बेटा दो वेक्टर अगर ऐसे दिए हों या मैं डायरेक्ट उनका एंगल बता दूं तो बात एक ही है। हाँ, अब मुझे बताओ cos 180 डिग्री कितना होता है? cos 180 डिग्री होता है -1। चलो तो मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। बेटा ध्यान रहे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला पढ़ो मेरे साथ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से बताना, यहाँ पर 2ab, जो यहाँ पर cos 180 था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। अब वो माइनस इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस। तो अब नोटिस करो, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और रूट ने स्क्वायर को काट दिया, तो मेरे पास क्या मिलेगा? a माइनस बी। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। अब नोटिस ये करना, सब्ट्रैक्शन में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो अगर मैंने a माइनस बी लिखा है, मतलब a का मैग्नीट्यूड b से बड़ा है। क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता था? बिल्कुल, r बराबर b माइनस। तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? सर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a से बड़ा है। सिंपल है भाई, ध्यान रखना, हम हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। सर ये सब तो ठीक है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। बेटा ये दोनों केस बहुत ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूँ, लेट्स से कि ये है मेरा a वेक्टर और ये है मेरा b वेक्टर। मेरे ख्याल से डायग्राम में ही समझ में आ गया होगा सबको कि सर a का मैग्नीट्यूड बड़ा है, b का मैग्नीट्यूड छोटा है, क्योंकि a की लंबाई ज़्यादा है। तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा? सर पहले मैं रिजल्टेंट की वैल्यू लिख देता हूँ। तो रिजल्टेंट होगा, बताओ भाई क्या लिखूँ? b माइनस है कि a माइनस बी? a माइनस बी। अब इसका मतलब a बड़ा है b से, तो बेटा रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी a वेक्टर की तरफ हो जाएगी। याद रखना, जब दोनों वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले की तरफ होगी। रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ। तो बड़ा वाला वेक्टर a है, तो इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ जाएगा। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? a माइनस
बी करके। तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, बी माइनस ए करोगे जब भी वही बात है, पर ध्यान रखना बड़े में से छोटा, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, बड़े वेक्टर की तरफ। लेकिन सर प्लस वाले में यहाँ पर, तो बेटा यहाँ तो आसान है, दोनों वेक्टर का मुंह इस तरफ है, तो रिजल्टेंट का मुंह भी किधर होगा, सर इस तरफ ही होगा। कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो रिजल्टेंट बड़े वेक्टर की तरफ होगा, और जब 0 डिग्री बनेगा तो दोनों सेम तरफ है, तो रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन है ना। हाँ, अब इसमें एक पॉइंट और है बेटा, ध्यान समझना। अगर मैं कभी भी दो चीज़ों को माइनस करता हूँ तो मुझे मिलती है मिनिमम वैल्यू आर मिनिमम। तो अगर आर मिनिमम निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए माइनस बी। भाई अब ध्यान रखना, यहाँ पर सारा खेल पूछने का ही है, थीटा बराबर 0 डिग्री या ऐसा डायग्राम या ऐसा डायग्राम, ये तीनों केस एक है। या मैं अगर तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ दूं तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी थीटा कितना रखना पड़ेगा, 0। अगर थीटा 180 हुआ, ये डायग्राम ऐसा बना, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। या मैं तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछ लूं, बेटा अगर मैंने तुमसे मिनिमम पूछ दिया तो बाय डिफॉल्ट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो इस तरीके से देखो, दो पॉइंट्स के अंदर हम लोगों ने कितनी सारी बातें को समझा। अब सवाल के अंदर बस आपको यही देखना है, ये ऐसे देगा या ये पूछेगा, ऐसे देगा या ये पूछेगा, तो आपको हर तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो ये हमारे दो केसेस हो गए। अब केस नंबर 3, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो केस नंबर 3 देखते हैं ज़रा। केस नंबर 3 है, अगर दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। सर ये कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ध्यान देखना, ये रहा ए वेक्टर, बेटा मैं ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बी वेक्टर को इसकी टेल पे रख दूंगा ऐसे, तो और इसके बीच का एंगल हमेशा इनके बाहर बनता है ना। ये तो हमने पिछली वीडियो में देख ही लिया था। अब रिजल्टेंट बताओ कैसा बनेगा। सर रिजल्टेंट आपने बताया, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड पर ऐसे, ये रहा रिजल्टेंट। सर मुझे इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैंने कहा बता देंगे बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे तो बस ये बता दो कि cos 90 कितना होता है। cos 90 तो 0 होता है। चलो मेरे साथ लिखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, r बराबर √a² प्लस b²। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पर 2ab cos 90, तो cos 90 तो 0, यानी ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई। तो देखो क्या मिला फॉर्मूला, r बराबर √a² प्लस b²। इसको बेटा छोटी क्लासेस में आपने पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ऊपर ट्रायंगल देखो, ये 90 तो ये भी 90, और 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होगा तो आंख बंद करके के सीधा सीधा पाइथागोरस लगा देना, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है सर, अब मुझे ना वो डायरेक्शन लिखना सिखाओ। मैंने बोला अभी दिखाते हैं बेटा, डायग्राम को भूल जाओ। अब तुम डायरेक्ट मुझे ये बताओ कि अगर मेरा रिजल्टेंट मेक्स अल्फा एंगल विद ए वेक्टर, चलो भाई देखिए किस किस को याद है। तो tan अल्फा कैसे लिखोगे बेटा, tan अल्फा बराबर, अल्फा किसके साथ बन रहा है, ए के साथ, तो नीचे a प्लस बी कॉस। अब बेटा बताना दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, तो ऊपर भी आ जाएगा b साइन 90। बेटा cos 90 कितना, 0, साइन 90 कितना, 1, तो फॉर्मूला क्या बना, b/a। ध्यान से देखो बेटा, इसका इस्तेमाल आपको डायरेक्ट करना है, तभी तो मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ अलग से वीडियो में, है ना। अदरवाइज मैं सवाल कराना स्टार्ट कर देता। अब इनमें से जो जो पॉइंट्स आपके सवाल के अंदर आएंगे ना, बस आपको वो ध्यान रखने और डायरेक्ट लगा देना है। अच्छा, अगर कोई बच्चा होशियार है तो मुझे डायरेक्ट बता सकता है कि रिजल्टेंट मेक्स बीटा एंगल विद बी वेक्टर, तो tan बीटा लिखना चाहता हूँ मैं। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं पूरे फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं आपको यही टेक्निक बता रहा हूँ। आप देखो अल्फा आपने किसके साथ लिखा था, a के साथ, तो नीचे क्या आया a, तो अगर मैं बीटा लिख रहा हूँ b के साथ तो नीचे क्या आ जाएगा, सर b आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, a। इस तरीके से आपको रिजल्ट याद रहेंगे ना, तो वेक्टर पर बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये भी आसान था।
थर्ड केस भी क्लियर है, डायरेक्शन भी देख लिया, मैग्नीट्यूड भी देख लिया। नेक्स्ट केस पर बढ़ते हैं जरा, पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 देखो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगर मैंने दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर दे दिया है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे दिया है, बराबर दे दिया है। अब एंगल लेट से कि इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, मैंने मान लिया है ना, एक जनरल केस बना देंगे हम लोग। अब ये देखेगा कैसे, तो देखो ध्यान से बेटा, ये रहा ए वेक्टर और इसी एरो के बराबर लेंथ का एक दूसरा वेक्टर बी, इस तरीके से। आप बोलोगे सर आपने तो सीधा सीधा बना दिया, मैंने कहा ले बेटा मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ऐसे। अब बता बेटा इसके बीच का एंगल कहाँ मिलेगा, सर इनके बीच का एंगल इनके बाहर मिलेगा। अब मुझे रिजल्टेंट चाहिए, चलो तो रिजल्टेंट लिखते हैं। तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बेटा b थोड़ी ना, b तो a के ही बराबर है, तो मैं इसमें हर जगह b को रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। तो यहाँ b के बदले क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो b a के बराबर है तो a स्क्वायर, और इनके बीच का एंगल कितना बन गया बेटा, cos थीटा। चलो अब मुझे बताओ ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर को कॉमन करके तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा। अच्छा अब यहाँ पर काम की बात क्या है, आपको ये याद करना है कि 1 प्लस cos थीटा। देखो जहाँ जहाँ पर जितनी आइडेंटिटी लगेंगे हम वो सारी देखेंगे। आपको भी जब नोट्स बनाओगे तो किनारे कॉपी में स्टार बना के ये सारी आइडेंटिटी लिखनी है। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर, और इस एंगल का करना है आधा। ऐसे में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री और बताता हूँ, 1 माइनस cos थीटा। तो 1 प्लस लिखा था तो cos आया था, तो 1 माइनस लिखेंगे तो 2 sin स्क्वायर, और इस एंगल का आधा। चलो अप्लाई करते हैं, अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू में 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर और एंगल का आधा। अब मुझे बताओ ये 2 इंटू 2 4, रूट के बाहर आ गया, ये a स्क्वायर बाहर आ गया, cos स्क्वायर भी बाहर आ गया, और एंगल का आधा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर ये जो a है और जो b है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों में से कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थीटा उनके बीच का एंगल, और यहाँ पर आपको उसका हाफ करना है। तो मैंने बोला अगर थीटा बराबर 60 डिग्री है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे cos स्क्वायर 60/2। आई होप मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, 2a, और सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी बेटा, ये cos स्क्वायर बाहर निकल के क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा, है ना। सो सही कर लेना है ना, cos स्क्वायर नहीं आएगा तो रूट के बाहर आ जाएगा तो cos ही तो बचेगा। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने लिखना सिखा दिया, अब डायरेक्शन की बारी आती है। जरा देखो मैं डायरेक्शन आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब ध्यान देखना बेटा, ऐसे तो मैं डायरेक्ट लिखवा दूंगा है ना, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ करके दिखाता हूँ। अब मैंने बोला रिजल्टेंट मेक्स अल्फा एंगल ए वेक्टर के साथ, जो मेरा रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। चलो भाई अब तो तुम खिलाड़ी हो गए होगे, तो बताओ tan अल्फा कैसे लिखोगे, सर अल्फा ए के साथ बन रहा है तो a प्लस बेटा b नहीं, b के बदले a, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर भी a आ जाएगा cos थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा a sin थीटा। अरे ये बात समझ में। अच्छा अब मुझे बताओ ऊपर आ जाएगा sin थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। बताओ ये मैंने कैसे करा, तो तुम लोग चीख के कह रहे होगे सर a और a कॉमन करके ऊपर से a उड़ा दो। शायद ये मैंने कहीं देखा है, 1 प्लस cos थीटा अभी लिखवाया था, तो ये आ जाएगा sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर, और इस एंगल का आधा। बोलो सर ये सब तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिर से आपको एक नई आइडेंटिटी सिखा रहा हूँ। ध्यान रखना बेटा, मैं जहाँ जहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ उतना ही याद होना चाहिए। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन
2 थीटा, तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी इस एंगल का बस हाफ करके लिखना है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों बताओ, अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ थीटा लिखा तो तुम कहोगे 2 साइन, इस एंगल का आधा कर दो सर, सिंपल, आधा कर दो। चलो तो यहाँ पर लगाओ, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। 2 ने 2 को मार दिया, एक कॉस ने एक कॉस को मार दिया, साइन बाई कॉस क्या बनेगा, tan थीटा बाई 2, और यहाँ से मेरे पास आ गया tan अल्फ़ा। अब गवारों की तरह ये मत कहना कि सर tan से tan काट दो, बेटा कंपेयर करते हैं। तो बताओ अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, सर अल्फ़ा आएगा थीटा बाई 2 के बराबर। तो काम की बात क्या निकली भाई, ये तो देखो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं प्रूफ ना करवाता तो शायद आपको आइडेंटिटी का पता नहीं चलता। आपको ये याद करना है, इसका मतलब पता है क्या है, अल्फ़ा थीटा बाई 2 है, इसका मतलब रिजल्टेंट विल पास एग्जैक्टली इन बिटवीन। मतलब इंग्लिश पे थोड़ी एडजस्ट कर लेना बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिजल्टेंट उनके बिल्कुल बीचों बीच पास करेगा। नहीं समझ में आया तो पहले काम करो, पहले इसको नोट करो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, है ना, इसमें एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलो एग्जांपल देखो जाने, है ना। अब मैं इसको अभी क्लियर कराता हूँ, ये अभी इंग्लिश में बेटा थोड़ा सा वो है, मैं आपको सही तरीके से भी एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मान लो ये ए वेक्टर है, कोई फोर्स है, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, एक मेरे पास दूसरा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है सर, पहले रिजल्टेंट है, मैंने कहा अभी निकालते हैं बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट बराबर 2 इंटू, बेटा दोनों में से कोई सा भी मैग्नीट्यूड लिख दो, इंटू कॉस, बेटा इनके बीच का एंगल कितना है 60, लेकिन सर हमें तो 60 का आधा करना है, तो 2 10, और ये कितना हो जाएगा cos 30, और cos 30 कितना होता है भाई, √3/2, तो √3/2, 2 ने 2 को मार दिया, कितना आंसर आ गया 10√3। बोलोगे सर ये तो हमें पहले से ही आता था, है ना, इतने तो हम गवार थोड़ी ना, ये तो हमें आता है। देखा अब मैं ये सिखाने जा रहा हूँ रिजल्टेंट, ये जो है ना, ये रिजल्टेंट मेरे F1 के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है। अब ये अल्फ़ा मैं क्या सिखाया था, अल्फ़ा बराबर थीटा बाई 2, तो बताओ थीटा कितना है सर 60/2, कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, है ना, ये अब मैंने सही बोला, एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, सिंपल। तो आप चाहो तो ये वाला भी निकाल सकते हो, ये वाला भी कितना आएगा 30 आएगा, वेरीफाई करके देख लो आप। तो ये वाला केस इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर दिख जाए तो रिजल्टेंट उनके बीच के बनने वाले एंगल के बीच से निकलेगा, एंगल को बाइसेक्ट करते हुए निकलेगा। मैं ये समझाना चाह रहा था, है ना। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने केस नंबर 5।